हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो टॉपिक है अपना लेबर, वो हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एक प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस होता है तो तीन प्रकार का खर्चा होता है उसमें। वन मटेरियल, सेकेंड वन लेबर दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट, और तीसरा हो गया ओवरहेड। ओवरहेड मतलब अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, हम लोग का ऑलरेडी मटेरियल का जो वीडियोस है यूनिट कंप्लीट हो चुका है और उसका जो वीडियो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तुम वो यूनिट का वीडियो वहां से देख सकते हो। अदर देन जस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, अदर सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके अपलोड करते जा रहे हैं। तो तुम चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जितना भी तुम्हारा बीकॉम का सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का वीडियो वहां पे अपलोड हो रहा है और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तुम चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस वहां से देख सकते हो। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सब का लिंक है। तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो जिससे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना। वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके बताना कि तुमको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ये फ्री में जो हम एजुकेट करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मटेरियल कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट टॉपिक है लेबर। ठीक है, हेडिंग है अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट। लेबर का मतलब है बेसिकली एक प्रोडक्ट जब बनता है, व्हेन ए प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, बेसिकली उसमें तीन प्रकार का खर्चा होता है। एक हो गया रॉ मटेरियल जो हम ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। दूसरा हो गया उसमें लेबर का खर्चा, लेबर मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, और तीसरा हो गया अदर एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड, जो कि इसके बाद हम लोग कवर करेंगे। आफ्टर लेबर वी विल गो इनटू ओवरहेड्स। ठीक है, देखना एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भी पैसा हम लोग अपने लेबर लोग को देते हैं, अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय परमानेंट हो या टेम्पररी हो, जो भी खर्चा हम उसके पीछे करते हैं वो सारा का सारा खर्चा इज नोन एज एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। ठीक है, देखना क्या क्या आएगा इसके अंदर। बेनिफिट्स पेड और पेएबल टू द एम्प्लॉय ऑफ एन एंटिटी वेदर परमानेंट और टेम्पररी। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय परमानेंट है या फिर टेम्पररी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हैं, कोई भी प्रकार का खर्चा कर रहे हैं एम्प्लॉय के पीछे, तो वो सारा का सारा खर्चा को हम बोलते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। ठीक है, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट मेड इन कैश और काइंड। कैश का मतलब होता है कि हम लोग पैसा दिए उनको। ठीक है, और इन काइंड का मतलब होता है पैसा नहीं देके कोई सामान दिए, कोई एसेट्स दिए, है ना। तो वो सबको बोलते हैं इन काइंड। तो इन काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश। जैसे एम्प्लॉय को तुम सपोज एक फॉरेन ट्रिप दे दिए, या एम्प्लॉय को एक फ्रिज दे दिए, एक वॉशिंग मशीन दे दिए, ये सब क्या होता है, इन काइंड। इन काइंड का मतलब होता है कैश को छोड़कर और कोई तरीके से पैसा देना। ठीक है, तो बेसिकली इन काइंड मीन्स एग्जाम्पल हो गया फॉरेन ट्रिप्स देना एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, या फिर एम्प्लॉय को कोई फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स ये सब देना, ये सब हो गया इन काइंड। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या आएगा एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर। पहला, वेजेस एंड सैलरी। जो वेजेस और सैलरी दे रहे हैं वो एम्प्लॉय कॉस्ट है। ठीक है,
उसके बाद अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स। अलाउंसेस का मतलब जैसे उसको आने जाने का भाड़ा देते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, उसको रहने के लिए हाउस रेंट के नाम का कुछ पैसा देते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये सब भी एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आएगा। या इंसेंटिव मतलब कोई भी प्रकार का और बेनिफिट देना, जैसे कि कोई बोनस देना या कोई कमीशन देना, ये सब भी आएगा एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर। पेमेंट फॉर ओवर टाइम, जी जान लगा के एम्प्लॉय एक्स्ट्रा टाइम काम करता है, तो एक्स्ट्रा टाइम काम करता है, इस वजह से हम थोड़ा सा पैसा उसको एक्स्ट्रा देते हैं, उसको बोलते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब एक्स्ट्रा काम करना और उसके वजह से एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर वेलफेयर फंड्स, मतलब आज एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, तो अपने क्या करते हैं, एम्प्लॉय के भविष्य के लिए जब वो रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के बाद पैसा चाहिए उसको, तो आज हम क्या करते हैं, कुछ पैसा उसके नाम से हम एक फंड में ट्रांसफर करते हैं, नाम है उसका प्रोविडेंट फंड, या और भी बहुत प्रकार का फंड होता है, जो कि बेसिकली किस लिए होता है, एम्प्लॉय जब रिटायर करेगा उसके बाद उसको वो पैसा मिल जाएगा, जैसे कि ग्रेच्युटी भी होता है ना, प्रोविडेंट फंड होता है। तो ये सब पैसा जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉय के बदले, वो भी हमारे लिए एक प्रकार का क्या है, खर्चा है ना। एंड लास्ट वन, और कोई भी प्रकार का बेनिफिट देना एम्प्लॉय को, जैसे लीव विद पे, काम ना कर रहा है, काम छुट्टी लिया है फिर भी पैसा मिल रहा है, फ्री में खाना खिलाना या सब्सिडी में खाना देना, बहुत कम प्राइस पे खाना देना, घूमने के लिए पैसा देना, लीव ट्रैवल के लिए, ठीक है, घूमने के नाम का छुट्टी देना, पैसा भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगा, इसको बोलते हैं लीव ट्रैवल। ठीक है, तो ये सारा का सारा बेनिफिट्स को कंबाइंड मिलाकर क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद बेसिकली लेबर कॉस्ट को, अगर ये जो ऊपर जितना भी कॉस्ट है उसको हम क्लासिफाई करें तो वो ब्रॉडली दो प्रकार से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, तो दो प्रकार का एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, एक डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है, जो खर्चा एम्प्लॉय का जो कॉस्ट है, अगर हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं आउटपुट प्रोड्यूस्ड के साथ, मतलब सामान आइडेंटिफाई हो सकता है कि एम्प्लॉय कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए काम कर रहा है और डायरेक्टली एलोकेट हो सकता है उस प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे एक एम्प्लॉय को हम 10,000 रुपया दिए साल का, महीना का सोच लो, अब महीना का जब हम 10,000 रुपये उसको देते हैं, अगर हम एलोकेट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ए बनाता है वो, तो वो खर्चा किसके लिए चला जाएगा, प्रोडक्ट ए का खर्चा होगा वो, है ना। ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब वो खर्चा जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, डायरेक्टली एलोकेट किया जा सकता है, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, तो वैसे को हम बोलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब जो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर प्रोसेस का खर्चा नहीं है, वो इन जनरल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का गेट है, फैक्ट्री के गेट में जो वॉचमैन बैठा है, ठीक है, फैक्ट्री गेट में दो वॉचमैन बैठे, अब ये जो वॉचमैन है इसका जो खर्चा है वो कौन सा प्रोडक्ट बनने के लिए हो रहा है, प्रोडक्ट, चार प्रोडक्ट बनता है ए बी सी डी, तो कौन से प्रोडक्ट के लिए खर्चा हो रहा है, क्या हम बता सकते हैं, सर वॉचमैन तो पूरा फैक्ट्री का देख रेख कर रहा है ना, गेट में बैठा है, पूरे फैक्ट्री के मेन गेट में बैठा है वो, तो सर ये तो हम नहीं बता सकते कि ये वॉचमैन का खर्चा प्रोडक्ट ए के लिए है, प्रोडक्ट बी के लिए है, प्रोडक्ट सी के लिए है या प्रोडक्ट डी के लिए है।
तो जब कोई एम्प्लॉय का खर्चा कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस का हम है बोल के नहीं बता सकते, वैसा एम्प्लॉय कॉस्ट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। तो ये जो वॉचमैन का खर्चा है, ये कोई एक डिपार्टमेंट या कोई एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है, इसीलिए इनडायरेक्ट है। ठीक है, अब सोचो प्रोडक्ट ए का, अगर प्रोडक्ट ए का जो मैनेजर है, प्रोडक्ट ए बनाने का जो मैनेजर का खर्चा है, अब ये मैनेजर का खर्चा क्या है, डायरेक्ट है, क्योंकि ये कौन से प्रोडक्ट को लेकर है या कौन से डिपार्टमेंट या कौन से प्रोसेस को लेकर है, ये हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ए को लेकर है, इसीलिए ये कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इतना ही फर्क है। डायरेक्ट में हम ये बता सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, कौन से डिपार्टमेंट, कौन से प्रोडक्ट या कौन से प्रोसेस का खर्चा है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। और अगर ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, ये एलोकेट नहीं हो सकता, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। क्लियर है? चलो देखते हैं दोनों का मतलब क्या है। सबसे पहला डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, बेनिफिट्स पेड और पेएबल टू द एम्प्लॉय which can be attributed to a cost object in an economically feasible manner, जो कि पॉसिबल है इसका है बता पाना। दिस कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड, आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं खर्चे को और एलोकेट कर सकते हैं, मतलब कौन से एक्टिविटी का है बता सकते हैं, वैसे को हम बोलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि कौन से एक्टिविटी का है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट का है, कौन सा कॉस्ट सेंटर का है, कौन से कस्टमर के रिलेटेड है, कौन से प्रोसेस से रिलेटेड है, कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड है, अगर हम ये सब बता पाएंगे तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, जैसे मैं बताया कि प्रोडक्ट ए का मैनेजर जो है या डिपार्टमेंट ए का मैनेजर जो है, उसका खर्चा क्या है, डायरेक्ट है, क्योंकि हमको पता है कि वो कौन सा डिपार्टमेंट या कौन से प्रोसेस के लिए एम्प्लॉय कॉस्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर जनरल खर्चा है जो कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या प्रोसेस को लेकर नहीं है और हम उनके बीच में उसको एलोकेट नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, देखना, benefits paid or payable to the employee which cannot be directly attributable to a particular cost object in a economically feasible manner, जो कि पॉसिबल नहीं है बता पाना कि कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोसेस या एक्टिविटी को लेके खर्चा हो रहा है, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, देखना यहाँ डिफरेंस बिटवीन दिया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का। सर क्या सब कुछ थ्योरी है खाली इसमें? नहीं बेटा, सब थ्योरी नहीं है इसमें बढ़िया प्रैक्टिकल भी आएगा आगे चल के वेज पेमेंट का। स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरी दिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, और इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो भी आएगा आगे चल के। ठीक है, देखना, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज हु आर डायरेक्टली एंगेज्ड, जो डायरेक्टली एंगेज है किसमें, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली एंगेज्ड हैं उनको हम बोलेंगे डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, सेकेंड वन इधर वाला, कॉस्ट इनकर्ड फॉर पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय हु आर नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो डायरेक्टली एंगेज नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस में, वैसा को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड टू अ कॉस्ट यूनिट। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कॉस्ट या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोसेस या डिपार्टमेंट को लेकर
हम उसको वो खर्चे को एलोकेट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। और अगर एलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट का है बोल के हम नहीं बोल सकते, तो फिर हम उसको डिवाइड करते हैं सब डिपार्टमेंट के बीच में, है ना। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज एपोर्शन्ड, एपोर्शन मतलब डिवाइडेड ऑन एन अप्रोप्रिएट बेसिस, ठीक है। एपोर्शन का मतलब होता है डिवाइडेड। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसके बीच में डिवाइड करते हैं, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई एक अप्रोप्रिएट बेसिस लेकर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का तो है नहीं वो, या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तो है नहीं वो। तो अब क्या करें, खर्चा को कौन से डिपार्टमेंट या कौन सा प्रोडक्ट का है बोले, तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं सारे प्रोडक्ट या सारा डिपार्टमेंट या सारे प्रोसेस को लेकर, ठीक है। कोई एक सुइटेबल तरीका निकालते हैं डिवाइड करने का और हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। लास्ट वन, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है, जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे उतना ज्यादा लगेगा, और जितना कम बनाएंगे उतना कम लगेगा। तो बेसिकली वेरी करता है एज पर द प्रोडक्शन, कौन सा खर्चा, डायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो किसी का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट या प्रोसेस को लेकर नहीं है, तो वो वेरी नहीं करता है, ठीक है। हम चाहे ज्यादा बनाए या कम बनाए, वो खर्चा उतना का उतना ही रहेगा। जैसे वॉचमैन, हम फैक्ट्री के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन करें या कम प्रोडक्शन करें, वॉचमैन तो उतना का उतना ही लगेगा, 2 वॉचमैन में काम बनेगा, ठीक है। कम बनाओगे तो भी 2 वॉचमैन चाहिए, ज्यादा बनाओगे तो भी 2 ही वॉचमैन चाहिए, है ना, क्योंकि वो इनडायरेक्ट है। कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। वही लिखा है थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जितना ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट, ये खर्चा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। एंड हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द वॉल्यूम, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा लगेगा। और ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मे नॉट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन इनडायरेक्ट खर्चा जो है वो वेरी नहीं करता है, बिकॉज वो कितना प्रोडक्शन हुआ उस पर उसका फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। क्लियर, आई होप, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक था। एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है कितना खर्चा टोटल हो रहा है एम्प्लॉय के पीछे, दैट इज वेजेस एंड सैलरी, allowances and incentives, payment for overtime, employee contribution to provident fund, and other benefits like leave with pay, free or subsidized food, leave travel concessions, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े 2 टाइप का लेबर कॉस्ट होता है, एक हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब वो लेबर का खर्चा जो कि डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोसेस, एक्टिविटी में हम एलोकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब था जिसको हम एलोकेट नहीं कर सकते। उसके बाद हम पढ़े डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। क्लियर है? तो आई होप ये इंट्रोडक्शन तुमको समझ में आया होगा। अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट, ये इंट्रोडक्शन था इसका। आगे चल के हम बहुत सारे और टॉपिक्स पढ़ेंगे कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा कॉस्ट को, आइडल टाइम क्या होता है, ओवर टाइम क्या होता है, इंसेंटिव्स कैसे पेमेंट किया जाता है, वेजेस कैसे पेमेंट किया जाता है। ऐसे करके हम नए नए टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना उसको, और कमेंट करके बताना कि आगे तुम और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो। अभी तक सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आई होप कि ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू एंड